मुखिया जिस राजस्थान के शिक्षा विभाग का हो उसकी प्रगति को आखिर कौन रोक सकता है। जोरदार ताली से एक बार पुनः अभिनंदन करें श्री सौरभ स्वामी जी का। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इफ यू वांट टू सी अ पर्सन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। यदि आप किसी व्यक्ति का चरित्र देखना चाहते हैं तो उसे पावर दीजिए, अधिकार दीजिए। और यदि अधिकार पाने के बाद भी वो व्यक्ति हम्बल रहता है, विनम्र रहता है, तो ही माना जाता है कि उसने इंसानियत के धर्म को अच्छे से पढ़ा है। ये दोनों शख्सियत ऐसी है जो कि आज हमारे सामने विराजमान है। दोनों ही अत्यंत सामान्य परिवार से निकलकर आज शिखर को छू रहे हैं और आज इन्हें हम अपने मध्य पाकर आनंदित हैं, प्रसन्नचित हैं। आगे बढ़ते हुए मैं कुछ दिनों के बाद होली आ रही है। मुझे याद आ रहा है कि होली के दिनों में गोपाल कृष्ण जी व्यास डफ के साथ, चंग के साथ हमारे मोहल्ले में भी आया करते थे। अशोक जी आचार्य इनके परम मित्र रहे थे और बाहर ही पता नहीं भांग वांग पीते थे या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 4-5 घंटे लगातार चौकी पर बैठकर अपनी पूरी मित्र मंडली के साथ होली के गीत गाया करते थे। तो ये आरंभ के दिनों के गोपाल जी को हमने देखा, जिनका हर क्षेत्र में जितना सर्कल था, हर लोग उनके मुरीद, उनके प्रशंसक, उनके फॉलोवर, उनके फैंस रहे। और आज भी आपने देखा होगा कि हर किसी से मिलने का उनका एक जुदा अंदाज है। इतने बड़े पद को सुशोभित करने के बाद भी, जैसा कि सौरभ सर ने कहा, कितनी हम्बलनेस है, कितनी पोलाइटनेस है, कितनी विनम्रता है, यही एक व्यक्ति के चरित्र को सिद्ध करती है। आपने न्यायाधीश के पद को राजस्थान उच्च न्यायालय में सुशोभित किया, जुडिशियल एकेडमी के आप चेयरमैन रहे, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। इन तमाम बड़े पदों के बाद आज सर्वोच्च शिखर पर जिसे पद माना जा सकता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद का होना, और उसके बावजूद इतनी हम्बलनेस। और एक बच्चे की तरह इन्होंने कहा कि मैं उस स्कूल में, उस कक्ष में आना चाहता हूँ जिसमें कमरा नंबर 5 जहाँ मैं पढ़ा था। इससे बड़ी एक आत्मीयता की अनुभूति क्या हो सकती है। देवी और सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत करें हम जिनके उद्बोधन से लाभान्वित होने जा रहे हैं, परम सम्माननीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास, न्यायाधिपति और अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग। सबसे पहले मैं जब इस प्रेमिजेस में घुसा तो भाव विभोर हो गया। वो पेड़ जिसके नीचे मेरी सफ़ेद पैरों की साइकिल रखा करता था, वो आज भी यहाँ है, लेकिन उसके आगे एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, यहाँ रेलिया हुआ करता था लगा हुआ, और हमारी क्लास पीछे थी। उन सब को देख करके एक बार मन में आंसू आ गए थे, लेकिन इस पर्दे के पीछे मैं उनको छुपा के रखा। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उस बात का जिक्र कर रहा हूँ। याद आता है वो दिन जब मैं मेरे पिताजी के साथ में यहाँ पे एडमिशन लेने आया, तो यहाँ पीसी गुप्ता सर हुआ करते थे, जो क्राफ्ट के टीचर थे। उनकी KM रोड पे सरस्वती कला मंदिर के नाम से एक म्यूज़िक की क्लास चलती थी, उनसे हमारा जुड़ाव था। उनके सानिध्य में आकर के यहाँ पे मुझे एडमिशन मिला, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं ओढ़बा देना चाहता हूँ प्रिंसिपल मैम को, क्योंकि हमारे राजस्थान की संस्कृति में जमाई से कोई मांगता नहीं, और हम सौरभ जी स्वामी साहब से मांग रही हैं हमारे जमाई है बीकानेर के। आपकी भाइया जो है वो हमारे यहाँ की पुत्री है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैंने इनको बताया कि उनका इंटरव्यू मैंने लिया, लेकिन उस वक्त इनकी कोई एंगेजमेंट वगैरह उनसे हुई भी नहीं थी, और मुझे भी पता नहीं था कि ये बीकानेर की रहने वाली है। मैं तो जब वो टीवी पे उस बच्ची का इंटरव्यू आ रहा था, तब मैंने उसको देखा था। मैंने कहा ये बच्ची, उसका नाम भी उस दिन पता चला, वो मिश्रा की, तो अनुभूति मिश्रा। मैंने कहा इस बच्ची का तो इंटरव्यू मैंने लिया था। तो उस दिन मुझे पता चला ये बीकानेर की, वो बोली थी मैं बीकानेर की रहने वाली हूँ। तो उस दिन मुझे पता चला कि वो एक प्रखर, ये एक न्यायिक अधिकारी के रूप में उसको सुशोभित कर सकती है।
हालांकि मैं ये भी बता दूं, शायद साक्षात्कार में तो अच्छे इंटरव्यू नंबर उनको नहीं मिले थे, लेकिन लिखित परीक्षा में शायद वो बहुत अच्छे नंबर लाई थी, इसलिए वो टॉप लाई थी। तो मैं बच्चों से एक निवेदन करता हूँ, सारे बच्चों से, राजस्थान के अंदर विभिन्न तरह के हमें अवसर मिलेंगे आगे, और हम सरकारी स्कूल में पढ़ते, ये कभी नहीं सोचे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आज भी अगर सरकारी स्कूल में कोई टीचर होता है तो उसका सम्मान होता है। प्राइवेट स्कूल का टीचर हर वक्त ये सोचता है मैं जल्दी से जल्दी किसी तरह मेरी नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। और सरकारी स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी इसलिए होती है कि उनको 2 सेक्शंस का बड़ा, 2 रूल्स ऐसे होते हैं जिनका बड़ा डर होता है। वो है रूल 16 और रूल 17। 17 के अंदर माइनर पनिशमेंट और 16 के अंदर मेजर पनिशमेंट, और देने वाले सौरभ जी सामने हैं। लेकिन इन्होंने आज उन सब टीचर्स की तारीफ की है। मुझे सबसे बड़ा सुखद अनुभव यह है, हो रहा है आज, कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्वा अपनी टिप्स पे सारे टीचर्स के कामों को ध्यान रख रहा है, किस तरह प्रक्रिया है इसको ध्यान रख रहा है। और ये इस बात को जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मैंने बहुत एजुकेशन के डायरेक्टर्स को सुना भी है, कोर्ट पे सुना है, सेक्रेटरीज को भी सुना है, IAS ऑफिसर्स को भी सुना है, बट जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है सौरभ जी, मैं पूर्व छात्र होने के नाते आपको सैल्यूट करता हूँ। आई एम सैल्यूटिंग यू लाइक एनीथिंग, बिकॉज आपका जो कीन इंटरेस्ट है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका कमिटमेंट है, ये राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम को जरूर ऊपर लाएगा। अगर ये छोटी सी स्कूल भले ही हो, लेकिन यहाँ आपका दूसरी बार आना और दूसरी बार आने के बाद में इस तरह से एक्सप्लेन करना और इस तरह से मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स को करना, इसी तरह से टीचर्स को मोटिवेट करना। मैं रोजाना मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स को एक बात कहता हूँ, अब तो खैर मैं सेवानिवृत्त हो गया वहाँ से, रोजाना कहता था कि घर से निकलो तो कांच देख के निकलो कि मुझे आज क्या करना है, और वापस आओ तो देखो कि आज मैंने क्या किया है। अगर आपका दिल गंवारा करे कि आज मैंने अच्छा काम किया तो तुम्हारी ACR कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके साथ में ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को समझो। तो टीचर्स जो स्कूल में आती हैं वो ये इस तरह की तैयारी करके आए कि आज मुझे कोई भी अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, तो उसका जवाब मैं स्वाभाविक तरीके से एक ज्ञानवर्धक बात बताकर उनको विश्लेषण करके बता सकती हूँ। तो तैयारी स्टूडेंट्स को भी करनी पड़ेगी और तैयारी टीचर्स को भी करनी पड़ेगी। और ऐसा सर्वा अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो तो जब भी मांगने जाए तो देने को तैयार। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के पास भी जाकर के अपनी बात को कहते हैं कि वहाँ पे मुझे करना है, हनुमानगढ़ हो या मोटिवेट। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान स्टेट की इतनी अच्छी नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत स्थिति खराब है, हर चीज़ की स्थिति खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर दानदाता आगे आते हैं और वो हमारा मदद करते हैं तो उसको भी लेने में ये नहीं चूकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है, और जिससे चारों तरफ एक शिक्षा का माहौल हो। जैसा कि मेरे मोटिवेशन से तरुण जी आए, मैं तरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे स्कूल में मेरे जैसे बच्चे जो पढ़ते हैं उन बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने आज ये, मैंने तो सचमुच बता दूं, मैंने तो निर्मल जी को एक कंप्यूटर देने का कहा था, तो उन्होंने कहा कि आप प्रिंसिपल मैडम से कह दीजिए मेरे से बात कर लेंगे। तो प्रिंसिपल मैडम ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कितने चाहिए, तो इनके मुंह से निकला वैसे तो 10 चाहिए, तो उन्होंने कहा 10 ही दे देंगे। तो बस मैं यही उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इसी तरह से देते रहें, और आगे भी अगर कोई आवश्यकता कभी पड़े और निदेशक महोदय कोई किसी छोटी स्कूल में देने का कहे तो उसमें भी आप थोड़ा अग्रणी हैं, अगर ये कहे तो। बस मेरा आपसे यही कहना है। मैं बच्चों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि कहा कि मैं यहाँ पे फीस भरने के लिए भी, हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ क्या कि हमारे जो प्रिंसिपल थे यहाँ पे, तो उनको PC गुप्ता साहब ने कहा, ये बाहर एक कमरा हुआ करता था, अभी तो बहुत सारे कमरे बने, एक कमरा हुआ था, वो हमारे क्राफ्ट का कमरा हुआ करता था। तो इस जो चौराहा है अम्बेडकर सर्कल, इसके ऊपर एक अशोका इंडस्ट्रीज नाम के फर्नीचर की दुकान थी। तो उस दुकान पे मैं रोज़ देखता था जब आता था पैदल घर से या साइकिल लेकर के, कि वहाँ पे एक बच्चा बैठा बैठा वो केनिंग करता था। मैं उससे पूछता था कितने पैसे मिलते हैं, तो उसने कहा 6 रुपये मिलते हैं एक की। तो मैंने कहा तू कितने पैसे कमा लेता, कि 8 बनाता हूँ तो 8 संग 48 48 रुपीज़ मिलते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला PC गुप्ता सर को कि ये केनिंग करना हमको भी सिखा दो, तो उनका सिखा देंगे।
तो उन्होंने हमको केनिंग करना सिखाया। तो मैंने गुरुजी को कहा कि यहाँ की स्कूल की जो चेयर्स जो हैं वो मुझे आप दे दो तो मैं बना दूँगा। तो उन्होंने कहा बना देगा तो जो खर्चा वहाँ लगता है वो तुमको दे देंगे। हालांकि वो 6 नहीं, उन्होंने तो 4 रुपये ही दिए। तो उन्होंने कहा नहीं 4 रुपये बहुत है, 6 रुपये ज़्यादा होते हैं। स्कूल की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे बाद में मैं अकेला नहीं, बहुत से थे बच्चे, वो सब लोग करते थे काम यहाँ पे। और एक क्राफ्ट का जो सचमुच काम होता है वो यहाँ करते थे। चित्रकारिता का भी काम होता था, चौक भी बनाते थे हम। वो चौक के संचय थे, उस चौक से भी संचय बनाते थे। स्कूल में क्लास में हम वो चौक के संचय थे, वो चौक में दिया करते थे। लेकिन ये कोई छोटा, कोई ये समझ ले कि मैंने क्या काम, एक विद्यार्थी को तो सीखना है, चाहे कोई काम सीखे। मेरे पिताजी क्या करते, एक दिन मैंने पूछा मैं क्या बनूँ, तो बड़े हंस के बोले हरकिया मोची बन जाओ। मैंने कहा अपन तो ब्राह्मण में मोची कैसे बन जाऊँ। कि मैं मोची से मतलब नहीं है, जो अपने घर के बाद जो मोची बैठता है वो बहुत बढ़िया पॉलिश करता है, और वो अच्छी पॉलिश करता है, इसलिए उसकी लाइन लगती है बहुत सारी कि कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, लेकिन करवाते उसी से। तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अपने आप में एक विशेषता होनी चाहिए। अगर आप में एक विशेषता है तो आप आगे बढ़ोगे, आप में कमिटमेंट है तो आप आगे बढ़ोगे, आप में अगर कुछ करने की जील है तो आप आगे बढ़ोगे। ये मैं नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा बालक, हर एक बच्चे में ही है। ये भगवान सबको बराबर चीज़ देता है, उसको समझना पड़ता है। भगवान कोई ऐसा, उनके यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, आर्टिकल 14 का वोल्यूशन वो नहीं करते। भारतीय संविधान में जो हमने धारा अनुच्छेद 14 डाला है वो तो उस परम पिता का है। और हर इंसान में 5 तत्व तो हैं, और वही भगवान है। भगवान का मतलब क्या, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये पांचों मिलके भगवान बनते हैं, भगवान। तो भगवान शब्द भी उससे बना, 5 तत्वों से। हर इंसान में अगर एक चीज की कमी हो जाती है उन 5 तत्वों में, तो भगवान का रूप नहीं रहता। और डॉक्टर को भगवान का रूप इसलिए मानते हैं कि उन 5 चीजों में कौन सी चीज कम हुई है, उसकी दवाई देके उसको उस स्टैंडर्ड पे वापस बराबर ले आते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है, हमको वापस उस स्थान पे लाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स जो हैं उनसे, टीचर से तो क्या कहूँ, टीचर से तो पढ़े हम, लेकिन मैं बच्चों से ये जो सामने बैठे हैं, खूब अच्छे बनो, खूब पढ़ो, डिटर्मिनेशन, वो खेलो। हमारे यहाँ बास्केटबॉल का ये बाबी भी है, वो मैदान था, वहाँ पे खेलते थे सब लोग। और गुरुजी, यहाँ के हमारे 2 गुरुजी RS अफसर बने। वो इमरजेंसी कोटा की निकली तो RPS चौहान साहब थे और एक अग्निहोत्री जी थे, दोनों टीचर थे यहाँ पे। उन्होंने अप्लाई किया, हमने पूछा आप RS टीचर से कैसे बन रहे हो, तो उन्होंने कहा एक इमरजेंसी कोटा होता है, उसके इमरजेंसी कोटा के अंदर वो बने। तो इस स्कूल में तो, ये स्कूल नहीं, फोर्थ स्कूल भी अच्छी है। एक और स्कूल थी जिसमें मैंने मिडिल वो थी छोटी सी पाऊ पाठशाला, बीकानेर की सब टॉप स्कूलों में पढ़ा हूँ मैं। तेलीवाड़ा स्कूल, पॉल पापू पाठशाला स्कूल, सिटी स्कूल, ये हमारे ज़माने की टॉप स्कूल हुआ करती थी, उन स्कूलों में मैं पढ़ा। और मैं नहीं, बहुत लोग पढ़े, अभी मिनिस्टर बने हुए वो भी यहाँ पे पढ़े। प्रेमिसेस से मतलब नहीं है, हर एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए अगर जो भी मौका मिलता है उस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। और अवसर मिलते हुए, और संगीत की जहाँ तक बात रही, मैडम ने कहा संगीत की बात है, संगीत, ये बच्चा जो बजा रहा था, ये तो इतना एक्सपर्ट था ये बच्चा। ये जो तबले जो बजा रहा था, इसने जो मैथमेटिक्स है, ये जो ताल बजाते हैं सब मैथमेटिक्स है। 3 ताल तो 16 मात्रा होती है, कहरवा तो 7 मात्रा होती है, और झपताल है तो 10 मात्रा होती है। तो ये जो ताल होते हैं, इस लड़के को बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है। और इसका भी एक आपको किस्सा बताता हूँ। इस स्कूल से म्यूज़िक का प्रोग्राम, जो वो कॉम्पिटिशन होते थे पहले जिला स्तर के, तो ये अभी राजा गाता है ना टीवी पे, आपने सुना हुआ राजा हसन, उसके पिताजी रफ़ीक, उसका मेरा कंपटीशन होता था। फोर्थ स्कूल के पीछे जो एक कमरा है, वहाँ पे हमारे कंपटीशन होते थे। तो हमारे उनके तो गुरुजी थे रामेश्वर जी सोनी, हमारे PC गुप्ता साहब। तो एक गाना था, नए मनुष्य मौत से डरो नहीं बढ़े चलो, ये गीत मैंने गाया, और कोई संयोग था उसने भी ये गीत गाया। हालांकि वो चूँकि म्यूज़िक के अंदर एक घराने से था, वो पाकीज़ा की फिल्म के जो थे गुलाम मोहम्मद, उनके परिवार से, वो गुलाम मोहम्मद भी यही के थे, पाकीज़ा के म्यूज़िक देने वाले, चुनगरों के मौला के रहने वाले थे, वो उनके परिवार से थे। तो वो फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे, जो मेरे साथ में ये हुई है, पक्षपात हुआ है, मैंने उससे अच्छा गाया। तो मेरे गुरुजी ने जो न्याय की बात उस वक्त कही कि तुमको एसेस करने का, तुम खुद एसेस अपने आप को करोगे क्या, एसेस करने वाला दूसरा होता है। कौन कैसा अच्छा है, उसको परीक्षक होता है, वो अच्छा होता है। तो प्रथम आना, द्वितीय आना, तृतीय आना, ये मायने नहीं रखता है। आप अपने आप को सक्षम बनाओ, आप जहाँ जाके खड़े हो तो ऐसा लगे कि नहीं, इस व्यक्ति को भी कुछ आता है, तो वो बात। और अभी जिस तरह से हमारे निदेशक महोदय ने ये कहा कि समय समय पर मैं राज्य सरकार से भी ये
जाके बताता हूँ तो मुझे फाइनेंस मिलता है और कोशिश करता हूँ फाइनेंस से। ये लैब टेक्नीशियन की बात उन्होंने कही, हमारे स्कूल में तो लैब टेक्नीशियन था ही नहीं, उन्होंने लैब टेक्नीशियन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं पूर्व छात्र के हिसाब से मांग करता हूँ, मैं भी कोशिश कराऊँगा आपके साथ में थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है इसको भी थोड़ा सुधार अपन लाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दीवारें वगैरह कुछ अच्छी हो जाए, कुछ अट्रैक्शन हो जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और सुंदरता हो जाए। और एक बच्चों से मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ, यहाँ इतने सारे पेड़ लगाओ खुली जगह में बहुत अनुशासित तरीके से और उनको गोद ले लो। 4 बच्चे मिलकर एक पेड़ को तैयार करेंगे तो सारे बच्चे मिलकर के अगर यहाँ से जाओगे तो वहाँ याद रहेगा कि हमारा पेड़ हमने लगाया, जो आप भी आज भी लगा हुआ है। मुझे इस बात को इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 2006 में मुझे एक बहुत बड़ा बंगला जोधपुर में एज ए जज बना जब मिला तो मैंने वहाँ पे एक आम का पेड़ लगाया। तो जोधपुर में आम के पेड़ कम लगते हैं, लेकिन लगते हैं। तो मुझे पूछा कि आम का पेड़ क्यों लगाया, तो 14 साल बाद होगा। तो मैंने कहा कोई न कोई तो खाएगा। तो हम रोजाना उसको पानी देते थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों देते थे। मेरा रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मूलचंदानी उस बंगले में जाके रहे। तो उसके कुछ दिन बाद एक थैली भर के आम आए। तो मैंने कहा ये अजमेर से लाए कि आप अजमेर के रहने वाले हैं? कि नहीं सर, ये आपने जो पेड़ लगाया था उसके ऊपर आम लगे। तो आज भी इस ऋतु में भी वहाँ आम लगेंगे। तो ऐसा लगना चाहिए कि जो आप बच्चे पेड़ लगा के यहाँ पे जाओ तो उस पेड़ पे जो फल लगे, आपके बच्चे पोते यहाँ कभी आए, आप भी बड़े होंगे कभी, तो वो ये कहें कि ये मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने लगाया था। और ये प्रांगण बड़ा सुंदर हो जाएगा। जितने पेड़ लगेंगे वो एक एक पेड़ शिक्षक की तरह काम करता है। इसलिए मेरा बच्चों से निवेदन है, गुरुजनों से नहीं। गुरुजन तो लकड़ी लेके आ गया, पानी दो, वो नहीं। अपने अंदर से, अपनी जिज्ञासा से पेड़ लगाओ और पेड़ लगा के एनवायरनमेंट को यहाँ करो। ये कोरोना वोरा भी जो आए ना, उसका कारण ये हम एनवायरनमेंट से कंप्रोमाइज़ हमने इस तरह से कर लिया कि हम किसी का ध्यान ही नहीं देते। आज पर्यावरण को अगर हम सुधार के रखेंगे तो ये कोरोना भी कम आएगा और हम सब लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हर एक को जाना है। यहाँ अगर 18 साल 14 साल की उम्र में यहाँ आए तो आज 64 साल की उम्र में वापस आए हैं यहाँ पे। थोड़े दिन बाद में शायद जीएमसी की फ़ोटो लगी, ऐसी हमारी भी लग जाए। लेकिन इस बात का तो फ़ख्र रहेगा कि इस स्कूल में हम पढ़े हैं। आप लोगों को भी रहेगा कि हमारी ये इतनी सुंदर स्कूल है। बस ज़्यादा बात नहीं कहता, लेकिन एक शेर का जवाब जरूर दूंगा जो इन्होंने कहा है। जो शेर इन्होंने बोला तो शेर तो मुझे भी आते हैं। तो एक छोटा सा शेर आपको बोलता हूँ कि अगर किसी को अपने जीवन में ये तय करना है कि नहीं मुझे, तो अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन अवसर को प्राप्त करने का तरीका होना चाहिए। तो एक शायर ने कहा है कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख। एक लड़का होता है, रोजाना अपनी प्रेयसी को देखना चाहता है, वो दिखती नहीं है। इसको आप ये मत समझो, ये समझो कि ध्येय है जीवन का जिसको हमें प्राप्त करना है। तो वो बोलता है, शायर कहता है, दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है। थैंक यू। जो पर्दा था वो पीछे हट गया, एक छात्र आ गया। सिटी स्कूल का एक छात्र अपने बचपन को याद करते हुए हमें उसी स्मृतियों के उपवन में ले गया जहाँ से खुशनुमा यादों के सिवा कुछ नहीं। इतना आत्मीय, इतना प्रेरणास्पद, हर किसी को कुछ न कुछ सीख देने वाले उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से आभार आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास। और अब इस कार्यक्रम के हम आखिरी सिरे पर पहुँचे हैं। शाला में पधारने के लिए, अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं शाला परिवार के सदस्य व्याख्याता जितेंद्र सिंह राजपुरी से गुजारिश करूंगा कि वह आए और सभी का आभार ज्ञापित करें। धन्यवाद संजय जी। संजय जी जो है हर कार्यक्रम में स्कूल में होने वाले के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका योगदान हमेशा अतुलनीय रहता है। इसलिए मेरी न्यायमूर्ति गोपाल जी व्यास जी से जो है करबद्ध निवेदन है कि एक मोमेंटो देकर के संजय जी का भी सम्मान करें, ताकि संजय जी का ये जुड़ाव हमारे साथ जो है उसको हम एक छोटी सी भेंट के द्वारा उनका धन्यवाद दे सकें। मैम एक भी इधर सामने पास में अच्छा बोलते हैं। जो भावना साहब
आपकी सिस्टर तो लेक्चरर है चेतना बुलागीदास जी बावरा। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे जो है बीच पधारे हुए कुछ विशेष अतिथियों को भी मैं चाहूँगा कि भवानी शंकर जी हर्ष जो हमारे बीच में सहायक निदेशक सर जो आए हुए हैं और हमेशा इसी स्कूल के अंदर इन्होंने व्याख्याता के रूप में सेवा अपनी की थी और अब ये जो है सहायक निदेशक निदेशालय में है, परंतु फिर भी हमारी स्कूल के अंदर हर कार्यक्रम में इनका जुड़ाव रहता है। हमारे शहर की साथ ही मैं चाहूँगा रोहितास जी बहुत बढ़िया आदमी यंग लड़के सब आपने बढ़िया काम करते हैं। मैं चाहूंगा कि बिंदु मैडम जो हमारे बीच में आए हुए हैं इनको भी एक जो है मोमेंटो तो कम से कम मेजर जेम्स थॉमस स्कूल की तरफ से जो है सर के हाथ से मिलना ही चाहिए। सहायक कलेक्टर बीकानेर बिंदु मैडम के लिए तालियां हो जानी चाहिए, तालियों पर कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब मैं उस कार्य को प्रारंभ करता हूँ। श्री सौरभ स्वामी जी निदेशक और हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया श्री तरुण जी गहलोत आज हमारे लिए बामासा और को फाउंडर उत्कर्ष क्लासेस, बिंदु मैडम, एसडीएम महोदया, दयाशंकर जी, डीओ साहब, देवी साई जी सैनी, सीबीओ सर, हरिशंकर जी आचार्य, उप निदेशक जनसंपर्क विभाग, श्री रोहितास जी बचार, स्टाफ ऑफिसर, अतिथियों का दिल से आभार साला परिवार की तरफ से ज्ञापित करता हूं। मेरी उम्मीद है कि आप सभी लोग भविष्य में भी स्कूल से अपना जुड़ाव इसी प्रकार बनाए रखेंगे, समय समय पर आप स्कूल में आते रहेंगे, विद्यालय को अपने आशीर्वाद से और सहयोग से जो है निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करेंगे। आप सभी का विद्यालय परिवार में आने के लिए धन्यवाद और प्यारे बच्चों का भी अनुशासित रहने के लिए और इतना बढ़िया कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए धन्यवाद। आभार के लिए आभार। और अब अतिथिगण से अनुरोध कि वे टेबलें हमने सुंदर लाओगे जो सब निकलता है हमारे डॉक्यूमेंट्स भी निकलते हैं यहाँ आगे अभी ऐसा एक मिनट आइए सर, आ जाइए। आपके स्टेटस फोटोस लैपटॉप के साथ थैंक यू। आइए बोल पाइए सर प्लीज। सर देखिए ये रूम, मैं कमरा नंबर 5। वेरी गुड साहब, आप भी आज सर प्लीज हमारे क्लासरूम में आप भी आ जाओ। हालांकि उस वक्त आप जन्मे ही नहीं होंगे। बस कंप्यूटर पे ध्यान। एक मिनट इधर देखिए सर। थैंक यू। लकड़ी की स्कूल है सर बच्चे को देते हाँ खड़े थे, क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज इतना मतलब अच्छा लग रहा है मेरे स्कूल में आकर के। मैं बहुत आज सुखद महसूस कर रहा हूँ और आज इस बात से बहुत खुशी हुई है मुझे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सर्वे सर उन्होंने आके हमारे प्रिंसिपल साहब को ये अश्योर किया है कि आप जो कुछ भी उनसे बन पड़ेगा वित्तीय उनकी सीमाओं में रहते हुए वो देंगे। और पहले भी उन्होंने काम किया है। मैं एक स्कूल का छात्र होने के नाते मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो बीकानेर की सारी स्कूल हैं इसी तरह क्रमोन्नत होती रहे। सरकारी स्कूलों में पढ़ना मैं अपने आप का सौभाग्य मानता हूँ और उन सब लोगों का सौभाग्य मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि दूसरी बड़ी स्कूलें हैं वहाँ पे भी, लेकिन पढ़ाई तो वही होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ये सब लोग यही पढ़ाएंगे। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ वो सब पढ़ाएंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है उसका वो क्यों लागू किया गया, कैसे बना, या वो राष्ट्रपिता क्यों बने, या इस देश का संसदीय प्रणाली कैसे हुई, ये सिखाने का जो तरीका है वो भिन्न हो सकता है, लेकिन स्कूल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो एक ही होता है, चाहे कोई स्कूल हो, पढ़ाई तो पढ़ाई चलिए। Sir, it's a 100% eco-friendly tea table. आइए सर। आइए डॉक्टर साहब पढ़ाइए। सर आइए प्लीज। कामेश्वर दयाल जी यहाँ पे कामेश्वर दयाल जी हमारे गुरु जी थे ना, इसलिए वो बहुत अच्छे शायर भी थे। हाँ बहुत अच्छे कामेश्वर दयाल जी, वो भी उनका साथ सुषमा सिंह भी बड़े कठोर थे गुरु जी हमारे। सर चल थोड़ा सा ले लें सर। सर मृत्यु के सफर लेकर चल रहे हैं। आपको ये एकेडमी होती है ना, जैसे फ्रेंडशिप किस तरह काम करें उसकी एकेडमी में, और हाउ टू अप्रिशिएट एविडेंस, ये सब सिखाती है। तो मेरे जो रेजिस्टेंट्स जो आ रहे हैं ना, उनको ये नीचे के लेवल पर किस तरह काम करते हैं सब बहुत चाहिए, वो पता है हाउ टू वर्क। बढ़िया है हमारे स्कूल में इतना सीमित संसाधनों में प्रयत्न करते हैं और स्टाफ का सहयोग लेता है। सर का सहयोग तो सर आप पूछिए मत। थोड़ा सा ले लेते आइए सर, आइए सर। जब तक है कि लोग आगे प्रोफेसर को ले जाते हैं लोग सेक्रेटरी, जब तक है पता नहीं चलेगा। वो चली जाओगे मैं बेंच पे बाहर बैठ जाऊंगी। सबको पता है तो ऑलवेज देयर। मैं भी गया तो अभी मैं जाती हूँ। आइए सर। मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। सर मेरी मदर आपकी मदर के लिए कहती थी, हम बहनों को कहती थी क्यों? देखो वेटरनरी कॉलेज में लाइब्रेरी में मम्मी लगी थी, मैं अपने हाथ से 10,000 किताबों का क्लासिफिकेशन किया और आपने एक चीज मिस कर दी, सर का गाया हुआ भजन एक बच्चों ने प्रस्तुत किया था हम, लेकिन आपको शेयर करेंगे प्रोग्राम का पेन ड्राइव, तो आप सुनिएगा सर। बिल्कुल जितने जजमेंट्स हैं और जबरदस्त लाया था, मैं उनके पास काम किया ग्रेट मैन स्टूडेंट की जाएगी यहाँ पे शहर में ये जो ये वाला पिस्ता चाउमीन फ्लेवर तो इतने सिंपल थे। टिकट मिला जब कांग्रेस ऑफिस से साइकिल पे आए, मैं साथ में था, मैं यूथ कांग्रेस में था, तो मैं जोधपुर चला गया तो 5 दिन से जो वो यहाँ कांग्रेस में, मैं तो कल ही जाऊँ पर 40 तारीख को जाऊँगा। नहीं तो मैं कि वो बाहर हो रहा ये 5 नंबर रूम में 1 मिनट रुको सर, 1 मिनट। ये आपका क्लास रूम है। जाओ मैडम यहाँ खड़े हो सर आप भी आइए। 5 नंबर अच्छा हो रहा है। 5 नंबर यहाँ 6 नंबर ये 6 नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर 7 नंबर में ले जाओ नाश्ते के लिए। कोई नहीं वहाँ मामा साहब सुन रहे हैं आपकी मिला बड़ बाजार से लेके यहाँ तक की सारी और क्या हाल है? बस ठीक है। ये छोटा ही छोटा है। हाँ जुगल जी कहते जुगल ठीक है। डॉक्टर साहब आइए।
सर ने हमसे डायरेक्टर सर ने स्मार्ट क्लास का वादा किया, तो ये 2 रूम्स विल बी स्मार्ट क्लास हैं। ये जो कंप्यूटर्स है वो यहाँ से जी जी बिल्कुल, ये अप्रैल में वसीलत ही हमारी क्या बने आप भी निकलो, अब आपके ऑफिस का काम बहुत होगा। वसीलत ठीक है, बहुत बढ़िया लगा जी। कौन ये मैं सुनता रहा, बैठ गया मैं बिल्कुल एकदम गया। नेक्स्ट टाइम आए ना फोन कर लीजिए, मैं फोन कर दूँ। हाँ थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू। हाँ बेटा, सर एक सेकंड, एक सेकंड मैं करवा फाइल ठीक है सर। अभी अभी सर ठीक व्यास जी आइए हो बढ़िया बस हाँ थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर आइएगा। नहीं उनको तो रोज जाके ये नहीं MS कॉलेज, MS स्कूल और MS कॉलेज दो जगह प्रोटोकॉल वाले कागज पढ़ाते सर MS में। लेकिन वो दो मेरे हिसाब से थैंक यू सर।